जय हिंद एवरीवन। बच्चों मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ फॉर दिस ज्योग्राफी क्लासेस। जैसा कि मेरे पास बहुत लंबे समय से कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे कि सर एक ज्योग्राफी पे कंप्लीट वीडियो बनाएं, तो आई हैव कम अप विद स्पेशल क्लासेस ऑफ ज्योग्राफी, जिसमें मैं आपको टॉपिक वाइज भूगोल से संबंधित चीज़ों को क्लियर करता जाऊंगा विद सर्टेन पिक्चर्स। आप विजुअली बहुत बेहतर समझ पाएंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो ज्योग्राफी की पहली क्लास बिना टाइम वेस्ट करे मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और अगर आप इन वीडियोस को आप देखेंगे, शेयर करेंगे, तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे बच्चों को हेल्प होगी और बहुत कम टाइम पीरियड में आप उस कंसेप्ट को ग्रैस्प कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी की पहली क्लास, एंड इट इज रिलेटेड टू कॉस्मोलॉजी। ध्यान दें कि आपकी जो ज्योग्राफी की क्लास है, इट इज व्हाट ऑन बेस्ड ऑन कॉस्मोलॉजी। ठीक है, देखो सबसे पहले कॉस्मोलॉजी का मतलब क्या है। इट मींस स्टडी ऑफ यूनिवर्स। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। बच्चे क्या करते हैं ना, ज्योग्राफी को बिल्कुल बेसिक से ऐसे पढ़ने का प्रयास करते हैं कि सर ज्योग्राफी का मतलब बताएं। ज्योग्राफी की डिफरेंट ब्रांचेस हैं। वी हैव फिजिकल ज्योग्राफी, वी हैव जियोमॉर्फोलॉजी, वी हैव क्लाइमेटोग्राफी, टोपोग्राफी, वी हैव देन फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के अलावा बहुत सारी ब्रांचेस, तो उसके नोट्स में आपको सब पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। मेरी इस क्लास का मकसद ये नहीं है कि मैं थियोरेटिकल मैटर ऐसा पढ़ाऊं जो आपको बोर कर दे, मोनोटोनस कर दे। नो, वी विल बी मेकिंग इट वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। अदरवाइज आपको मार्केट में इतनी सारी ऑनलाइन आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आपको मार्केट में इतनी बुक्स मिल जाएंगी जिसमें आपका पूरी थ्योरी भरी पड़ी है। आप मुझसे वो चाहेंगे, मैं आपको उसका पूरा नोट्स पीडीएफ आपको मेंशन कर दूंगा। ठीक है, मेरा मकसद है कि कोचिंग में जब बच्चा आए तो कोचिंग का फायदा तब होता है कि जब उसको पता हो कि क्या चीज उसको नहीं पढ़नी है। ठीक है, मार्केट में पढ़ने के लिए बहुत कुछ मैटर है, पर टीचर का फायदा तब होगा जब आपको वो चीज पढ़ाए जो पेपर से संबंधित है, और बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से, आसान तरीके से आपके लेवल पे पहुंच करके बच्चे को समझाना अगर टीचर को आता है, तो मैं समझता हूं बच्चा और टीचर के बीच में एक कनेक्शन बनता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, अभी कॉस्मोलॉजी से संबंधित मैंने आपको पहला वर्ड मैंने आपको बताया है। तो बच्चों देखो, कॉस्मोलॉजी जो है इट मींस स्टडी ऑफ यूनिवर्स। अब जब वर्ड आता है यूनिवर्स का, तो वी हैव डिफरेंट थ्योरीज, हम उस पर भी बात करेंगे। यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड जो है, आपके सामने एक फोटो मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए मैंने बताया। अगर आप देखें यहां पर बहुत सारे आपको कुछ हेवनली बॉडीज, खगोलीय काया दिख रही है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तारे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहां पर अनेक स्टार्स हैं। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ मेनी हेवनली बॉडीज। बहुत सारी यहां पे खगोलीय काया आपको दिख रही है। तो ये इसको मैं यूनिवर्स मान लेता हूं। अगर मैं इसको यूनिवर्स मान रहा हूं, तो इस यूनिवर्स में आपको बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इनमें से एक पर्टिकुलर डॉट को मैग्नीफाई अगर करूं, सपोज मैं इस डॉट को मैग्नीफाई करता हूं, ये मैंने मैग्नीफाई करा, तो ध्यान रखना ये एक डॉट दूर से देखने में सिंगल लग रहा है। जब मैं जूम करूंगा, भाई मानो एक क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, उनको अगर मैं 5 किलोमीटर ऊपर से देखूंगा तो मुझे सिंगल डॉट नजर आएंगे। तो आप समझो ये दूर से देखने में सिंगल डॉट लग रहा है, लेकिन जब मैं उसको बिल्कुल नजदीक जाऊंगा, जब उसको जूम करूंगा, तो मुझे पता चलेगा ये अपने आप में बहुत सारे डॉट्स का एक समूह है, ग्रुप है, गुच्छा है, और इसको हम कहेंगे क्लस्टर। इसको क्या कहेंगे हम? क्लस्टर। ठीक है, अच्छा, ये जो क्लस्टर है ना, ये क्लस्टर भी दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होगा, ये क्लस्टर भी दो प्रकार के होते हैं, एक सुपर क्लस्टर, एक लोकल क्लस्टर। दोनों में क्या फर्क है? बड़ा और छोटा। ये बड़ा क्लस्टर, ये छोटा क्लस्टर। अच्छा, अब इस क्लस्टर के एक पॉइंट को, सपोज मैं इस पॉइंट को लिया और उसको मैंने मैग्नीफाई करा। अब जब मैं और नजदीक गया उस पॉइंट के, तो आप देखेंगे कि क्या नजर आएगा। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं। अब देखो, ये एक गैलेक्सी थी, वो जो मैंने डॉट बताया था ना, लाइक दिस। मैंने एक क्लस्टर बनाया था, उस क्लस्टर के एक डॉट को मैंने मैग्नीफाई करा, तो पता चला कि वो एक सिंगल डॉट इस क्लस्टर का एक मंदाकिनी है, और गैलेक्सी को हिंदी में मंदाकिनी कहते हैं। अच्छा, अब अगर मैं गैलेक्सी की बात करूं, तो बच्चों गैलेक्सी तीन प्रकार की होती है। ठीक है, आपने पढ़ी होगी, इर्रेगुलर गैलेक्सी होती है एक। तो पहली गैलेक्सी क्या है?
इर्रेगुलर है। एक गैलेक्सी क्या है? स्पाइरल है। और तीसरी किस्म की जो गैलेक्सी होती है वो कैसी होती है बेटा? इलिप्टिकल। ठीक है, तीन प्रकार की गैलेक्सी होती है। अगर मैं अपनी गैलेक्सी की बात करें जिस पर हम हैं, तो हमारी गैलेक्सी कैसी है? स्पाइरल। तो हमारी गैलेक्सी है स्पाइरल, और हमारी जो गैलेक्सी है स्पाइरल इस आकार की होती है। अब यहां पर हालांकि एक आइडिया देने के लिए मैंने गैलेक्सी का स्ट्रक्चर ऐसा दिखाया है, लेकिन हमारी गैलेक्सी के तीन भुजाएं हैं। अब इसमें तो आपको कितनी भुजाएं दिख रही है? दिख रही है चार, लेकिन हमारी गैलेक्सी की कितनी भुजाएं हैं? तीन। और हमारी गैलेक्सी के एक भुजा पर, हमारी गैलेक्सी की एक भुजा पर एक स्फेयर है। मैं दोबारा बता रहा हूं, सुनो। एक क्लस्टर मैंने बनाया था बेटा, क्लस्टर को हमने जूम करा तो उसके एक सिंगल डॉट को जब मैंने जूम किया तो पता चला वो गैलेक्सी है। उस गैलेक्सी के बारे में मैंने बताया तीन प्रकार की गैलेक्सी होती है, इर्रेगुलर, स्पाइरल और इलिप्टिकल। हमारी गैलेक्सी कैसी है? स्पाइरल। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे या फिर आकाशगंगा। तो अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो आपको अब अचंभा होने वाला है। गैलेक्सी की अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटी गैलेक्सी का जो तारों का समूह होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि सबसे छोटी मंदाकिनी में 1,00,000 तारे होते हैं, 1,00,000 स्टार्स। जबकि सबसे बड़ी गैलेक्सी में, जो सबसे बड़ी गैलेक्सी होगी, उसमें तारे माने जाते हैं 3,000 बिलियन। 3,000 बिलियन स्टार्स आर देयर इन द बिगेस्ट गैलेक्सी, ऐसा अनुमान है। और अगर आपको बच्चा कोई प्रश्न करे कि सर हमारी गैलेक्सी में कितने हैं, तो ध्यान रखना जो हमारी गैलेक्सी है उसमें 100 बिलियन स्टार्स हैं। तो मैं लिख देता हूं आर गैलेक्सी हैज 100 बिलियन स्टार्स। ठीक है, और हमारी गैलेक्सी का नाम मैंने बताया मंदाकिनी है, आकाशगंगा। अच्छा, हमारी इस गैलेक्सी के सेकंड भुजा पे मैंने एक स्फेयर बना दिया है। वो स्फेयर जो मैंने बनाया है अब ये स्फेयर क्या है इसको मैं समझा रहा हूं। ठीक है, मान लेते हैं हमारी गैलेक्सी के एक भुजा पर एक स्फेयर है, ये स्फेयर बना दिया। दिस स्फेयर इज कॉल्ड एज हीलियोस्फेयर। इसे क्या बोलेंगे हम? हीलियोस्फेयर। ठीक है, अब हीलियोस्फेयर के अंदर बहुत सारे ये मैं डॉट्स बना रहा हूं, और उसके सेंटर में एक बहुत बड़ा डॉट है, सेंटर में एक बहुत बड़ा सर्कल है। अब ये हीलियोस्फेयर क्या है इसको समझते हैं। इस हीलियोस्फेयर के अंदर लाखों धूमकेतु हैं जो इस अंदर वाले सर्कल के चारों तरफ परिक्रमा लगा रहे हैं। ध्यान रखना, अभी तक सौर मंडल पे नहीं पहुंचे हम। अभी तक हम चले कहां से थे? हम चले थे यूनिवर्स के एक डॉट से। उस डॉट को हमने देखा अपने आप में वो क्लस्टर है, क्लस्टर में एक डॉट को मैग्नीफाई करा, पता लगा वो गैलेक्सी है। और गैलेक्सी के एक भुजा में एक सिंगल डॉट मैंने दिखाया, उस डॉट को मैंने मैग्नीफाई करा, पता चला वो हीलियोस्फेयर है। और हीलियोस्फेयर के अंदर है ऊर्त क्लाउड। इसके अंदर क्या है बेटा? ऊर्त क्लाउड। अब ये ऊर्त क्लाउड क्या है? ऊर्त एक साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, ऊर्त क्लाउड को आप ऐसे लिखो, क्लाउड ऑफ कॉमेट। ऊर्त क्लाउड मतलब क्लाउड ऑफ कॉमेट, यानी कि धूमकेतुओं का बादल। अब ये जो सिंगल अंदर मैंने जो सर्कल बनाया, ये सर्कल हमारा अब सोलर सिस्टम आया, अब हमारा सोलर सिस्टम है। तो ध्यान रखना, ये जो मैंने यहां पर एक डॉट है बड़ा सा, और उस डॉट के सेंटर में एक सिंगल डॉट है, वो सिंगल डॉट ये सोलर सिस्टम है। अच्छा, अब ये हीलियोस्फेयर पर भी बता देता हूं ये है क्या। देखो, अगर हमारे सोलर सिस्टम का मैं टोटल मास 100 यूनिट्स मान लूं, 100 केजी, तो ध्यान रखना 99% मास ऑफ सोलर सिस्टम इज इन सन, सन के अंदर है। हमारे पूरे सौर मंडल, सोलर सिस्टम का 99.9% कहूंगा बल्कि, ठीक है, 99.9% मास हमारे सोलर सिस्टम का किसके अंदर निहित है? सूरज के अंदर है। तो बाकी के बचे हुए 0.1% से क्या बना है? हमारे बाकी के ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और हेवनली बॉडीज। ठीक है, सॉरी, तो मैंने आपको बताया बेटा कि हमारे पूरे सौर मंडल का 99% मास सूरज के अंदर है, 19.9%।
तो अगर इतना ज्यादा मास सूरज का है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सूरज की ग्रेविटी कितनी होगी। तो सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स कहां तक काम करता है, तो यह मैं आपको बता दूं, इस सेंटर से जहां तक यह हीलियोस्फीयर की बाउंड्री है, यह वो बाउंड्री है हीलियोस्फीयर की जहां तक सूरज का साम्राज्य है, जहां तक सूरज की चलती है, जहां तक सूरज का गुरुत्व बल काम करता है। तो सूरज का गुरुत्व बल काम कहां तक करता है वो भी बता देता हूं। दिस इज सन, ये अर्थ है। तो सूरज और पृथ्वी के बीच का जो अंतर है, सूरज और पृथ्वी के बीच का अंतर वो है 15 करोड़ किलोमीटर। कितना है बेटा? 15 करोड़ किलोमीटर। तो दिस 15 करोड़ किलोमीटर इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, क्योंकि ब्रह्मांड में डिस्टेंस इतना बड़ा है कि हम उसको किलोमीटर में नहीं ले सकते। तो वी हैव इंट्रोड्यूस 2 यूनिट्स, एक है लाइट ईयर और एक है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो हमारा सूरज का और पृथ्वी के बीच का अंतर है 1 AU। तो सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स कहां तक है? तो ध्यान रखना, दिस पर्टिकुलर आर, ये जो रेडियस है आर, ये आर है 50,000 AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यानी कि सूरज का गुरुत्व बल कहां तक काम करता है? 50,000 इंटू 15 करोड़ किलोमीटर। बात समझ पा रहे हैं, है ना? तो आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन समझ में आई, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? चलिए, गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब देखो, ये तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया कि भाई ये हीलियोस्फीयर क्या है, जहां तक सूरज की चलती है। अब मुझे बताओ, सूरज हमारा एक सौर मंडल का तारा है, तो हमारे सूरज के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? तो मान लेते हैं ये जैसे इसके अंदर यहां कहीं सूरज है, तो ये अगला तारा है, दिस इज द नेक्स्ट स्टार, ये अगले तारे हैं। तो ये जो तारा मैंने यहां बनाया, ये अल्फा सेंचुरी और प्रोक्सिमा सेंचुरी, आपने नाम सुना होगा। तो इन दोनों तारों का जो डिस्टेंस है सूरज से, वो है 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हमारे सबसे नजदीक का तारा कितना दूर है? 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। ओके, अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि आखिरकार हमारी गैलेक्सी का डायमीटर कितना है, तो ध्यान रखना, हमारी गैलेक्सी का जो डायमीटर है, इट इज 1 लाख लाइट ईयर, 1 लाख प्रकाश वर्ष। हमारी गैलेक्सी की जो थिकनेस है, ये तो डायमीटर हो गया, हमारी गैलेक्सी का जो थिकनेस है वो है करीब 20,000 लाइट ईयर, 20,000 प्रकाश वर्ष। और कोई आपसे पूछे कि हमारा सौर मंडल, हमारा ये सोलर सिस्टम हमारी गैलेक्सी के सेंटर से कितना दूर है, तो यह है 33,000 प्रकाश वर्ष दूर। बात समझ में आ रही है? Isn't it? ये मैं आपको बेसिक फैक्ट्स बता रहा हूं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। ये फैक्ट्स इसलिए बताए जाते हैं कि जिससे बच्चे का थोड़ा सा इंटरेस्ट बने, क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट बनेगा भूगोल पे, तो चीजें समझ में आने लगेंगी, आपका दिमाग काम करने लगेगा और आपको मोनोटोनस लगेगा और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए, अब ये तो मैंने आपको बेसिक फैक्ट्स बताए। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि भाई हमने पढ़ लिया गैलेक्सी कितनी प्रकार की होती है, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, गैलेक्सी का डायमीटर कितना है, गैलेक्सी की थिकनेस कितनी है, एंड सो ऑन। अब अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये अनुमान लगाया गया है कि अगर ये सूरज, ये सौर मंडल, भाई सूरज जो सन है इट इज मूविंग, तो सूरज जो है अगर इस पूरी गैलेक्सी की परिक्रमा लगाए, तो सूरज को उस पूरी गैलेक्सी की परिक्रमा लगाने में कितना समय लगेगा? तो जो जितना समय लगेगा वो है 220 से 250 मिलियन ईयर्स, 220 से 250 मिलियन वर्ष, और 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो 220 इंटू 250, 220 से 250 के बीच का इंटू 10 लाख, तो इतने मिलियन वर्ष लगेंगे सूरज को इस गैलेक्सी की परिक्रमा लगाने में, जितनी स्पीड से सूरज चल रहा है। ठीक है, और सूरज की स्पीड करीब करीब 250 किलोमीटर पर सेकंड है, 1 सेकंड में दिल्ली, आप समझ लो। ओके, तो यहां सूरज की इस स्पीड से भी इतना समय लग रहा है, और इस टाइम पीरियड को कहा गया है कॉस्मॉस ईयर। वी कॉल्ड इट एज व्हाट? कॉस्मॉस ईयर। तो बच्चों, मैं समझ रहा हूं कि आप चीजें थोड़ा बेहतर समझ पा रहे हैं, है ना? चलिए ठीक है, मैं अब आगे इसके आगे की डिटेल पे चले।
लेट्स मूव ऑन फर्दर नाउ। तो देखो ये हमारा बच्चों दिस इज आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में आप देख रहे हैं बीच में सूरज है और उसके चारों तरफ परिक्रमा लगाते हुए ग्रह हैं। अब यहां पर मैंने एक चीज मेंशन करी है, बट बेटा देखो ये आपका मैंने क्या बनाया, दिस इज कुइपर बेल्ट। तो मैं आपको इसको थोड़ा समझा देता हूं। हमारे सूरज के चारों तरफ जो परिक्रमा लगा रहे हैं ग्रह, तो उन ग्रहों में आखिरी ग्रह है नेपट्यून। तो ये सूरज है और सूरज के चारों तरफ ये ग्रह परिक्रमा लगा रहे हैं, आखिरी ग्रह है नेपट्यून। तो नेपट्यून ग्रह के बाद की जो स्पेस है, दैट पर्टिकुलर स्पेस इज कॉल्ड एज कुइपर बेल्ट। क्या बोलते हैं इसे? कुइपर बेल्ट। इस कुइपर बेल्ट में लाई करते हैं हमारे बोने ग्रह, हमारे ड्वार्फ प्लैनेट्स। आपने नाम सुना होगा उसमें से एक का प्लूटो, एक आपने नाम सुना होगा मेकमेक, एक नाम सुना होगा एरिस, एक आपने नाम सुना होगा होमिया, इजंट इट? तो हमारे कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स और अदर हेवनली बॉडीज इस कुइपर बेल्ट में लाई करती है। क्लियर हो गया? अच्छा, अभी आपको मैं ग्रहों के बारे में एक चीज और बताऊं। हमारा जो सूरज है, सूरज के आगे जो ग्रह आते हैं उसमें सबसे पहला ग्रह आपको पता होगा मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, इजंट इट? अब इन सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर। तो जुपिटर जब हमारा सौर मंडल बना, जुपिटर का साइज बहुत बड़ा होने की वजह से उसका ग्रेविटेशन फोर्स बाकी ग्रहों के मुकाबले ज्यादा है। तो इसीलिए जुपिटर क्या करता है, अंतरिक्ष में घूमने वाली कई सारी हेवनली बॉडीज को अपनी तरफ खींच लेता है। तो इसी वजह से मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट्स के बीच में कुछ ऐसी हेवनली बॉडीज पाई जाती हैं जिनको क्षुद्र ग्रह का पेटी कहा जाता है। यह है एस्ट्रॉइड्स। इनको क्या कहा जाता है? एस्ट्रॉइड्स। ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं ये मार्स और जुपिटर की कक्षा के बीच में है। तो इस पर्टिकुलर पूरी बेल्ट को एस्ट्रॉइड बेल्ट नाम दिया जाता है। और आप इसमें मेंशन करना, एस्ट्रॉइड बेल्ट और कुइपर बेल्ट में अगर हम देखें तो कुइपर बेल्ट एस्ट्रॉइड बेल्ट से 20 टाइम्स ज्यादा वाइड है, ज्यादा उसकी क्या है? चौड़ाई है। ठीक है? अच्छा, इसके बाद आप ग्रहों को थोड़ा सा आप यहां देखें, मैं आपको आइडिया दे देता हूं प्लैनेट्स का भी। देखो दिस इज, आपको यहां थोड़ा सा मेंशन होगा, ये सूरज, फिर मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, और देखो यहां पर मैंने एस्ट्रॉइड बेल्ट्स बनाई है, दिस इज एस्ट्रॉइड बेल्ट। फिर ये जुपिटर आ गया, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, और देखो नेपट्यून के बाद आपकी जो है ये आपकी कुइपर बेल्ट है। यहीं पर देखो प्लूटो, मेकमेक, एरिस, ये सब आपके क्या आ गए? हेवनली बॉडीज आ गई, कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स आ गए। क्लियर है? अच्छा, यहां पर मैंने एक टर्म लिखा हुआ है कॉमेट, दिख रहा है ना? तो ये भी मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। अभी मैं आपको एक बेसिक जानकारी दे रहा हूं। ठीक है? चलिए इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। आपको एक चीज और बता दूं, हमारे जो ये प्लैनेट्स हैं, शुरू के 4 प्लैनेट्स, बेटा शुरू के जो 4 प्लैनेट्स हैं, इन 4 प्लैनेट्स को हम नाम देते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या फिर इनर प्लैनेट्स। ये बहुत ज्यादा डेंस हैं इन कंपैरिजन टू लेटर ऑन रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स, बाकी के बचे हुए ग्रहों से मुकाबले। ये जो बाकी के 4 प्लैनेट्स हैं, दीज 4 प्लैनेट्स आर कॉल्ड एज जोवियन प्लैनेट्स। ये जोवियन प्लैनेट्स हैं। जोवियन का मतलब होता है द प्लैनेट्स विच आर सिमिलर टू इन साइज ऑफ जुपिटर, जुपिटर के साइज के बराबर के ऑलमोस्ट। तो जो ग्रह साइज में पृथ्वी से बड़े हैं उनको जोवियन, और जो प्लैनेट्स पृथ्वी में साइज से छोटे हैं तो वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ये ध्यान रहेगा, ये लेस डेंस हैं, ये मोर डेंस हैं। इनकी डेंसिटी कम है, उनकी डेंसिटी ज्यादा है। तो अभी मैंने फिलहाल कॉस्मोलॉजी में एक टॉपिक स्टार्ट किया है बेटा, जिसका नाम है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी में मैंने आपको यूनिवर्स से संबंधित मैंने चीजें बताई, हाउ द यूनिवर्स दैट
cluster, that galaxy, then heliosphere and then solar system and basic facts। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। और सच में अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो बेटा क्लास को रेगुलर अटेंड करना, उसको और ज्यादा शेयर करना ऐसे बच्चों पे जो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्लासेस पढ़ना नहीं, कोचिंग ज्वाइन कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको सारा मैटर प्रोवाइड करा दूंगा इसमें। आपका बाहर इससे कुछ नहीं छूटेगा। आपका जो भी है, आप यूपीएससी में डिफेंस की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपका सारा मैटर यहां कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगली क्लास में हम मिलते हैं। टिल देन जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही आप पढ़ते रहें और मेरे से जुड़े रहें। ओके, अगली क्लास में मिलते हैं। गुड बाय।